ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हम पढ़ते हैं। दरअसल होता क्या है कि इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था बिल्कुल स्टार्ट में कि वो बहुत से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, चार्ज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो भी होते हैं उनके लिए इम्परमेबल होती है, नहीं उनको गुजरने देती। लेकिन उसके पास कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स की पैसेज को इन मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देती हैं साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ब्लू वाली, और ये वाली साइटोसोल है, ठीक है, याद रखनी है। अब होता क्या है कि अब इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे कैरियर्स होते हैं कि जो एटीपी को जो क्या करते हैं कि एडीपी को साइटोसोल से लेके मैट्रिक्स के अंदर भेजते हैं, क्योंकि हमें जो एटीपी फॉर्मेशन का काम है उसके लिए, क्योंकि एटीपी बनानी है, तो एटीपी को बनाने के लिए एडीपी और फॉस्फेट चाहिए ना। तो एडीपी कहाँ से आएगा? जैसे पता है साइटोसोल से आएगा, साइटोसोल से मैट्रिक्स के अंदर आएगा। अब साइटोसोल से मैट्रिक्स के अंदर आएगा तो उसको लाने के लिए कुछ कैरियर चाहिए, तो उसके लिए प्रेजेंट होता है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एंटीपोटर। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एंटीपोटर क्या करता है कि एक एडीपी को साइटोसोल से मैट्रिक्स के अंदर लेकर आता है, जबकि एक एटीपी जो बन जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से वापस साइटोसोल में लेके आ जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी ने बनना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी ने बनना है, तो उसके लिए एडीपी चाहिए बाहर से, साइटोसोल से। एडीपी बाहर साइटोसोल से जाएगी, अंदर जाएगी और फॉस्फेट के साथ मिलकर एटीपी बना देगी, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से होता है, ये एंटीपोटर काम करते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ये जो है ट्रांसपोर्ट करवा रही होती हैं। उसके बाद जी इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सिम्पोर्टर भी प्रेजेंट होता है जो कि साइटोसोल से मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजनाइज के साथ फॉस्फेट को लेके जाता है। अब हमने पढ़ा है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ट्रांसपोर्ट। इसमें होता क्या है कि इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास एनएडीएच ट्रांसपोर्टर नहीं होता, एनएडीएच नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता। जो एनएडीएच साइटोसोल के अंदर प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर नहीं हो सकता, और हमें एनएडीएच तो चाहिए होता है। कहाँ चाहिए होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो रही थी, यहाँ पे एनएडीएच जो है वो चाहिए था, एनएडीएच ने इलेक्ट्रॉन्स को देना था कॉम्प्लेक्स बॉन्ड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन एनएडीएच तो कह रहे हैं जा ही नहीं सकता ऐसे, तो एनएडीएच कैसे जाएगा? तो एनएडीएच को लेके जाने के लिए कुछ सबस्ट्रेट्स शटल्स होते हैं। वो सबस्ट्रेट शटल क्या होते हैं? साइटोसोल से मैट्रिक्स में ले जाते हैं एनएडीएच को, और वो सबस्ट्रेट शटल्स ये देखें, ये आप दो फिगर याद कर लीजिएगा तो आप फिगर इनफ होंगे। अब सबस्ट्रेट शटल्स कैसे याद करेंगे? यहाँ पे देखें, एनएडीएच का सबस्ट्रेट शटल ये जो मूव कर सकता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल से भी, और मेलेट एस्पार्टेट शटल से भी। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनएडीएच जो है इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज की मदद से देता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को जब इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो खुद वो मूव करता है, एनएडीएच मूव नहीं करता। एनएडीएच जो है वो अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल ये नहीं मूव करता मेम्ब्रेन, क्योंकि उसका कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता, तो उसकी जगह जो है हम सबस्ट्रेट शटल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और मेलेट एस्पार्टेट। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल मूव कर गया और बन गया एफएडी जो है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एफएडी जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज जो है इलेक्ट्रॉन्स एफएडी को देंगे, उसे एफएडीएच2 बना देगा, और खुद ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और वापस वो मूव कर जाएगा दोबारा से। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है साइटोसोल, और वापस में साइटोसोल में मूव कर जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट हमारे पास एनएडीएच की हो रही होती है कि एनएडीएच प्लस पॉजिटिव, पहले एनएडी पॉजिटिव बनता है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे एफएडीएच2 बनता है, और जो है वो इन सबस्ट्रेट्स की मदद से जो है ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। इन कंट्रास्ट दिस मेलेट एस्पार्टेट शटल भी होता है। मेलेट एस्पार्टेट शटल के अंदर क्या होता है कि ये जो है एनएडीएच प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 3 एटीपी भी मिलते हैं। आपको पता है जब एनएडीएच बनता है तो 3 एटीपी एनएडीएच आगे जाके ऑक्सीडाइज होकर हमें देता है। तो यहाँ पर जब भी एक साइटोसोलिक एनएडीएच ऑक्सीडाइज हो रहा था तो यहाँ पे 3 हमें एटीपी मिल रहे होते हैं, मेलेट डीहाइड्रोजनेज की मदद से ये होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सिलोसिटेट मेलेट के अंदर क्या होता है, रिड्यूस होता है, और ये मेलेट जो है ऊपर से चलते आएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइटोसोल से, क्योंकि ऑक्सिलोसिटेट सबसे पहले मेलेट के अंदर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, मेलेट के अंदर रिड्यूस हुआ, और साइटोसोलिक मेलेट डीहाइड्रोजनेज की मदद से मेलेट वापस साइटोसोल के अंदर क्रॉस करके मेलेट जो है यहाँ पे आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। मेलेट ऑक्सीडाइज्ड हुआ ऑक्सिलोसिटेट के में विद हेल्प ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डीहाइड्रोजनेज एनएडीएच बनेगा। एनएडीएच बनेगा तो एनएडीएच ऐसे ही बनता है, आपको वही बताया हुआ 3 एटीपी हमें मिलते हैं। ऑक्सिलोसिटेट वापस ऑक्सिलोसिटेट की अमाइनो ट्रांसफरेज की मदद से जो है यहाँ पे ट्रांसअमाइनेशन होगी ग्लूटामेट की मदद से, और बनेगा एस्पार्टेट अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये अमाइनो एसिड्स के रिएक्शंस में आपको पता चलेगा कि ट्रांसअमाइनेशन होती है यहाँ पे, और एस्पार्टेट अल्फा कीटोग्लूटारेट साइटोसोल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे दोबारा से उनकी होगी ट्रांसअमाइनेशन, और ग्लूटामेट जो है ऑक्सिलोसिटेट मिलके जो है
वो ग्लूटामेट ऑक्सैलोसिलेट वापस से बन जाएंगे और ऑक्सैलोसिलेट की वापस पे रिडक्शन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस इस तरह से मेलेट एस्पार्टेट शटल में चल रहा है, यानी मेलेट शटल हो रहा है और दूसरा एस्पार्टेट शटल हो रहा है। मैंने मेलेट मूव कर रहा है, एस्पार्टेट मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट मूव कर रहा था। तो इस तरीके से दो शटल्स होते हैं जो कि एनएडीएच को मूव करवा रहे होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टर नहीं होता। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ क्या बना था कि डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट था, वो पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना, फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट मूव कर गया अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो इसमें कन्वर्ट होकर वापस से FADH2 बना, वो ऊपर चला गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही यहीं से स्टार्ट करें, ऊपर से बाद ऑक्सैलोसिलेट जो है मेलेट बना, मेलेट शटल होगी यहाँ पे आके, फिर मेलेट ऑक्सैलोसिलेट बना, ऑक्सैलोसिलेट की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एस्पार्टेट अल्फा ग्लूटामेट बना, एस्पार्टेट अल्फा ग्लूटामेट मूव कर गए, फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो ग्लूटामेट ऑक्सैलोसिलेट मिल गया। तो इस तरह से ये शटल्स जो होते हैं वो NADH की ट्रांसपोर्ट करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं।